टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली जी और हम दोनों आदमी मिलकर के आपको कई सारे टिप्स बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई के बाद वहीं करने लगे हैं नौकरी, तो किन किन बातों का रखें ख्याल। क्या हर तरह की इनकम पर देना होगा एडवांस टैक्स? और अगर आपके पास आ गया है टीडीएस मिसमैच का नोटिस, तो क्या है रास्ते? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दा, चूंकि एडवांस टैक्स जमा करने का मामला इन दिनों चल रहा है, अलग अलग तारीखें भी हैं, कितना परसेंट किस तारीख तक आपको दिया जाना एडवांस टैक्स। तो सवाल उठता है कि एडवांस टैक्स देना किसको है? क्या हमको भी देना है, आपको भी देना है या नहीं? कई ऐसे लोग जिनको नहीं देना है, या फिर कुछ एक लोगों को देना है, ये कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा। तो कोहली जी से इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। कोहली साहब, ये एडवांस टैक्स होता क्या है कि जितनी टैक्स की देनदारी बनती है उसका कुछ पैसा पहले दे दो मुझे? जी हाँ, पे एज यू अर्न। अच्छा। एक अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे कमाते जाइए हमें भी देते जाइए। अच्छा। ये नहीं कि आप तो कमा रहे हैं साथ के साथ हमें दे रहे हैं आखिर में। अच्छा। तो कॉन्सेप्ट तो इस पे बेस्ड है। 4 तारीखें निर्धारित की गई हैं, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। बाकायदा परसेंटेज फिक्स की गई है। पहली में 15% जाना चाहिए, दूसरे में 45, 75 और 15 मार्च तक पूरा 100% या कम से कम 90% तक तो चले ही जाना। मतलब पूरे साल का आकलन पहले ही कर लीजिए कितना आपको आना है। जी हाँ, एडवांस एस्टिमेट आप लगा लीजिए। अच्छा। अब इसी से जो आपने उठाया सवाल वही निकल के आता है, क्या सब प्रकार की इनकम का एस्टिमेशन किया जा सकता है? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी इनकम एक ही किस्त में आ गई, आगे आएगी नहीं। तो एडवांस टैक्स ना देने पर लक्ष्मण 234 ए बी सी 3 प्रोविजन प्रावधान रखे गए हैं। इसमें से जो 234C है वो ये कहता है कि अगर आपने ये जो परसेंटेज मैंने बताई, इस परसेंटेज के अनुसार आपने जमा नहीं कराया तो आपको 1% उस शॉर्टफॉल पर ब्याज देना, शॉर्टफॉल पे देना, जी देना पड़ेगा। अब 4 इनकम ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूं यहां पर, जिसको कि अगर आप इन किस्तों के अनुसार नहीं भी देते हैं तो आप पे वो ब्याज नहीं लगेगा। कम लोग इस बात को जानते हैं। और 4 इनकम है, अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्स में ऑप्शन लिया है, जिसमें आपको पता होगा एक मुश्त टैक्स देना होता है 6% 8%। दूसरा, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तब नहीं लगेगा। तीसरा, अगर आपकी कैपिटल, ध्यान से नोट कर लें सब लोग, क्योंकि सबको, हर किसी को कोई ना कोई इनकम इनमें से हो सकती है। कैपिटल गेन से अगर आपकी इनकम हुई है तब भी आप पे नहीं लगेगा। और चौथी और मजेदार इनकम है कि अगर आपने कोई पजल, लॉटरी, प्राइज कहीं जीता है, तो इन 4 प्रकार की अगर इनकम है, मैं बिल्कुल इसको दोहरा देता हूं, तो आप इस परसेंटेज के अनुसार नहीं भी जमा करेंगे तो आपके ऊपर 234C का ब्याज नहीं लगेगा। परंतु एडवांस टैक्स आपने जमा कराना है। ये नहीं है कि आप एडवांस टैक्स नहीं जमा कराएंगे, पर एडवांस टैक्स आपको जमा कराना है, चाहे कैसे भी इनकम आप कभी भी जमा करा दीजिए। पर आप 31 मार्च से 15 मार्च से पहले आप जमा करा दीजिए। पर इस पे वो जो परसेंटेज डिस्टर्ब होने का ब्याज है वो नहीं लगेगा। बहुत ही टेक्निकल और बारीक बात है जो कि लोगों को, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी। तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि मान लिया कि हमारे पास ये आने वाला है, इनकम होने वाली है, हमने जमा करा दिया, पता लगा अगले 6 महीने बाद आना ही बंद हो गया इनकम, ऐसा भी होता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? आपने तो पैसे ले लिए मेरे से। नहीं, देखिए लक्ष्मण, जो आने वाला है आप एक एस्टिमेट लगाते हैं और उसके अनुसार आप जमा करा देते हैं। अब अगर नहीं आया तो क्या होगा आपके? मैं उदाहरण से लूं तो इसका मतलब मेरा तो फालतू टैक्स चला गया। तो फालतू टैक्स चला गया तो बाकायदा रिफंड आता है, और बाद में रिफंड आता है, और जो आपकी आखिरी किस्त है लक्ष्मण, उसमें से उसको एडजस्ट कर दीजिए, बाकी की इनकम में कम जमा कर दीजिए। टोटल मतलब कुल मिला के अगर मैं इसको बिल्कुल समराइज करूं तो आपको एक कंपटीशन हर 2-3 महीने बाद अपनी साल की बनानी चाहिए। चलिए, तो ये रहा एडवांस टैक्स का पूरा हिसाब किताब। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से रोहित गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार कोहली सर। सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने 2009 से 2013 के बीच में अपनी बड़ी बेटी के नाम से 10 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे जी, जो कि रिसेंटली मैंने अप्रैल इसी साल 24 में रिडीम किए हैं। मेरे को 35 लाख रुपीज रिडेम्पशन अमाउंट मिला है, और मैंने वो 10% के हिसाब से पहली एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट भी जून में भर दी थी। अच्छा। अब क्वेश्चन ये है सर कि जुलाई में नया बजट आ गया है, अब मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है एडवांस टैक्स की, तो अब मुझे क्या इन बढ़े हुए टैक्स पे देनी है कि मेरे लिए वही एप्लीकेबल रेट रहेगा क्योंकि मेरी अप्रैल की रिडेम्पशन है? बहुत बढ़िया सवाल है रोहित जी। 23 जुलाई बजट की जो डेट थी 2024, अगर उससे पहले आपने बुक कर दिया है,
मतलब उससे पहले आपने बेच दिया, क्योंकि शायद आपने कहीं इन्होंने कहा कि अप्रैल में बेच दिया है, तो बिल्कुल आपने तो 10% जमा किया, वही लागू होगा उस पर, 12.5% वाला नहीं लागू होगा। पर रोहित जी, एक मैं आपको नुक्ता बता देता हूं जिसमें आप एक कहते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, कि एक तरफ आप 10% भी देंगे, दूसरी तरफ जो 1,25,000 सेक्शन 112A में जो बेनिफिट मिलता है इक्विटी पर, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको दोनों तरफ फायदा हो गया, एक तरफ आप 10% भी ले सकते हैं और दूसरी तरफ 1,25,000, क्योंकि वो 1,25,000 लक्ष्मण अब पूरे साल के लिए बता दिया गया है, तो उसका भी फायदा उठाइए। और 10% क्योंकि आपने 23 जुलाई से पहले बेचा है, तो आपके ऊपर बाकायदा जिस हिसाब से आपने एडवांस टैक्स जमा कराया है रोहित जी, वही उस पर लगेगा। तो दोनों तरफ से फायदा उठाएं और मेरे ख्याल लक्ष्मण खुश की हो तारीफ जाइए। करें। तो ये रोहित जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज से जोड़ने के लिए। अब चलते हैं संदीप गोयल जी के पास, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बताएं क्या सवाल है? हमारे एनपीएस के थ्रू हमारा जैसे सैलरी से डिडक्शन होता है सर, हमारा कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉयर का 14%। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बताएं। सर उसमें से जैसे इनकम टैक्स हमें पे करना होता है, हम लोग 14% पर, सॉरी, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 4% उस पर भी पे कर रहे हैं। जैसे अभी नई स्कीम आई है, हमें रिफंड मिल सकता है क्या पुराना? संदीप जी, आगे के लिए ये एप्लीकेबल है। अभी हाल के बजट में अमेंडमेंट आई थी एनपीएस के अंतर्गत, अब आप 14% तक, 14% तक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को सेक्शन 80CCD2 के अंतर्गत आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब ये आगे के लिए एप्लीकेबल है। पीछे तो जो हो चुका है हो चुका है, पीछे के रिफंड में नहीं जाते। आगे के लिए आपको 80CCD2 के अंतर्गत 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अब आप डिडक्शन उसमें ले सकते हैं। तो डिडक्शन लेने का क्या तरीका होगा? नहीं, वो तो क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो इनके नॉर्मली तो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो जाता है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो जब अपनी कंपटीशन बनाते हैं तो उसमें जब हम चैप्टर 6A की बेनिफिट लेते हैं, बाकायदा रिटर्न का जो फॉर्म है लक्ष्मण, उसमें सारी की सारी ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको पूरे 80C के सारी फैमिली दिखाई देगी। उसमें 80CCD2 ब्रैकेट में 2 को आप सेलेक्ट करें और वहां पर आप इसको क्लेम करें। संदीप जी क्लियर है? एम्प्लॉयज के साथ तो एक तरह का चीटिंग ही हो गया कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में भी एम्प्लॉयर टैक्स दे रहा है। नहीं, अब देखिए, अभी नहीं ऐसा चीटिंग कहना सही नहीं है। ये शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, पर आपकी भावना है, आप रख सकते हैं। पर मैंने आपको जो डिडक्शन मिलती है वो जरूर बता। चलिए, अब हम लोग अगले कॉलर के पास चलते हैं। वो हमारे पास है विनीत जी, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मेरी उलझन ये है, एक मिनट, हाँ, मैं सीएनबीसी सुन रहा था, वो ऑन हो गया। हेलो जी। हाँ जी, मेरी उलझन ये है कि मेरे बेटे ने 2016 में पीपीएफ अकाउंट खोला था, 2012 में पीपीएफ अकाउंट खोला था, 2016 में वो एनआरआई हो गया। और आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। तो 2027 तक उसका पीपीएफ कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें यही बैंक से इंफॉर्मेशन मिली थी, तो हम लगातार उसमें साल में थोड़े बहुत पैसे जमा कराते रहते थे। अभी कुछ ऐसी न्यूज आई कि 1 अक्टूबर से पीपीएफ, एनआरआई के जो पीपीएफ हैं उसको 0 इंटरेस्ट हो जाएगा उसके बाद, और उससे पहले सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। जी, हमने इसको एक्सटेंशन नहीं कराया, ये ओरिजिनल 15 साल की टाइम पीरियड में चल रहा है। अच्छा, वो जो अभी जी बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बिल्कुल दिया उसके ऊपर है। बिल्कुल विनीत जी, बिल्कुल आपने ठीक सुना है। मुझे याद है लक्ष्मण, पिछले एपिसोड में भी हमने पीपीएफ पर पटेल साहब ने इसकी चिंता इस पे जिक्र किया था, चर्चा की। और जी हाँ बिल्कुल, 2027 तक विनीत जी वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, 30 सितंबर 2024 तक ही ब्याज मिलेगा। अब जो हाल में अमेंडमेंट करी गई है एनआरआईज के लिए, उसके बाद ब्याज को नहीं दिया जाएगा। और इसलिए किया गया है लक्ष्मण, बहुत सारे लोग क्योंकि एनआरआई अब बाहर चले गए हैं, पीपीएफ देश के जो देश में रह रहे हैं, देश में फायदा उठा रहे हैं सेविंग्स का, सोशल सिक्योरिटी का, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, उनके लिए रखा गया है। तो सरकार, ये ब्याज सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि जो भारत में रह रहे नागरिक हैं उनको लाभ पहुंचे। बिल्कुल 1 अक्टूबर से वो ब्याज नहीं मिलेगा, पर अकाउंट को विनीत जी वो 2027 तक कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्री मैच्योरली बंद करते हैं तो उस पर 1% पेनल्टी लगती है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा उसको आप कंटिन्यू रखें, पर ब्याज ये बिल्कुल ठीक है 30 सितंबर 2024 के बाद नहीं। तो जब तक रहेगा तब तक का तो ब्याज पीपीएफ तब तक भी सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। जो पीपीएफ का नॉर्मल रेट होता है
वो रेट इनको नहीं मिलेगा। तो वीरेंद्र जी, ये है जो नए फैसले हैं उसके हिसाब से ये आपके अकाउंट के ऊपर ये असर पड़ने वाला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आपके पास आ गया है टीडीएस मिसमैच का नोटिस तो क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका फिर से आपका स्वागत है शो में। हम लोग शो पे आने से पहले आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि कई लोग ऐसे आपके पास शिकायत लेकर आ रहे हैं कि उनके पास टीडीएस मिसमैच का नोटिस जा रहा है। एक टीडीएस मिसमैच का नोटिस ये हुआ कि इनकम टैक्स का मानना है कि आपको और ज़्यादा टीडीएस देना चाहिए, लेकिन आपने टीडीएस कम दिया है, तो इसलिए मिसमैच हो गया। मिसमैच होगा तो नोटिस आ गया और नोटिस के ऊपर से ब्याज अलग से लगा दिया गया। ऐसे कई सारी शिकायतें आई हैं। कोहली साहब के भी कई पास ऐसी शिकायतें आई हैं। तो शिकायत कह रहे हैं या फिर मामला क्या समझा जाए इसको? ये टैक्स पेयर्स की गलती है फिर इनकम टैक्स विभाग की गलती? मुझे लगता है लक्ष्मण, ये कुछ सिस्टम की गलती है। सिस्टम की ना इनकी गलती है ना उनकी गलती है, सिस्टम। और क्योंकि नोटिस तो सिस्टम से जनरेट से निकलने का रास्ता बड़ा अच्छा जानते हैं। हाँ, सिस्टम नहीं, क्योंकि नोटिस तो सिस्टम से जनरेट अब हो क्या रहा है कि 26 AS में जो टैक्स दिखता है डिपार्टमेंट उसको लेता है, और जो फॉर्म 16 आपको मिलता है आप उसको लेते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, आपका जो 26 AS और फॉर्म 16 बराबर होना चाहिए, पर ये दोनों की बराबरी ना होने की वजह से इसको हम टीडीएस मिसमैच कहते हैं। अब एक सिचुएशन इसमें यह भी बनती है लक्ष्मण, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको फॉर्म 16 इशू हो गया और जिसने टैक्स काटा था उसने किसी वजह से अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी। मैं टीडीएस रिटर्न की बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि वहां तो अपडेट होकर कुछ और फिगर हो गई, आपके हाथ में जो फॉर्म 16 है वो कुछ और है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग फाइल कर दिया, तो वो डिफरेंस का नोटिस आया और उस पर बाकायदा ब्याज लग के आ गया। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ सिस्टम में भी कमी ऐसा लग रहा है लहा, क्योंकि जहां पर अपडेट नहीं भी हुआ वहां पर भी कुछ केसेस में मिसमैच सुनने में आया है। अब इसका हल क्या है? ज्यादा मुद्दा यही का हल क्या है? हल क्या है? देखिए, हल लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको सीधा इसके खिलाफ अपील फाइल कर रहे हैं कि साहब देखिए, तो हमारे पास गलत डिमांड रेज हो गई है। और अपील फाइल करने का, अगर लोग नहीं जानते हैं तो बता देता हूं, आपको पता होगा कि 20% आपको पहले टैक्स जमा करना पड़ता है, जितनी देनदारी बनती है, और वो सीए साहब वगैरह या वकील करेंगे, आप उनकी फीस भी आपको देनी पड़ेगी, प्लस वो डेट लगेगी कब। पर मेरी सलाह यह है कि जल्दबाजी में अपील नहीं फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम 30 दिन का टाइम होता है लक्ष्मण, नोटिस आने के बाद अपील फाइल करने का। तो आप 27-28 दिन तक वेट करिए, और नहीं ठीक होता है तो आप सेक्शन 154 के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन का फाइल करें। ज्यादातर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि वो अपील फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल गलती है। तो आप सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन फाइल करिए, उससे वो करेक्शन हो जाएगी। तो इसमें लोग हड़बड़ाहट में, लोगों को लग रहा है कि हमसे फालतू टैक्स मांग लिया गया है और हमारी तो इनकम ही नहीं है इतनी, या टैक्स शॉर्टफॉल है, तो कहीं सिस्टम की, कई बार डिडक्टर की भी गलती हो जाती है। और पर ज्यादा मुझे ये सिस्टम का कोई फ्लॉ नजर आता है। अब एक सवाल लेते हैं, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, वो है हरी मोदी जी का। और आप में से कई लोग होंगे जिनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते होंगे, तो वैसे ही इनकी बेटी यूएस गई थी पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई तो पूरी हो गई, और इस पढ़ाई में एक बात इन्होंने जो कहा है कि इन्होंने अपने पैसे से खर्च किया, जो स्वाभाविक था। अब इनकी बेटी चाहती है कि पढ़ाई के बाद वहीं पे जाकर के नौकरी भी करना शुरू कर दे। चूँकि आईटीआर अब तक इन्होंने फाइल किया नहीं, क्योंकि उनकी बेटी की इनकम टैक्सेबल इनकम से कम थी। अब चूँकि बेटी अब यूएस में काम करना चाहती है, तो उनके पास 2-3 सवाल हैं कि भारत में बेटी का जो सेविंग अकाउंट था, क्या उसको बदल करके एनआरओ अकाउंट करना होगा क्या? पहले इनका जवाब दीजिए। देखिए, जैसे ही व्यक्ति बाहर जाता है और नॉन रेजिडेंट बन जाता है, तो आपकी या उनके परिजनों की ड्यूटी बनती है कि जिस बैंक में उनका अकाउंट है, एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, उनका वो जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट था, तो बैंक को बता दें कि अब एनआरआई हो गए, तो वो उसका स्टेटस चेंज करके एनआरओ कर देंगे। ये होना चाहिए। एनआरई तो नहीं, कंफ्यूजन है, ये पूछ रहे कि एनआरओ करना होगा कि एनआरई करना होगा? देखिए, एनआरई अकाउंट आपकी जरूरत के हिसाब से खोला जाता है, इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। मान लीजिए आपने विदेशी मुद्रा भेजनी है या कल को उस विदेशी मुद्रा को वापस भेजना है, तो उसके लिए एनआर अकाउंट आपकी जरूरत के हिसाब से खोला जाता है, उसको हम एनआरई अकाउंट कहते हैं। ये जो एनआरओ है, ये तो पहले से आपका सेविंग्स अकाउंट, उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, पर एनआरई जरूरत के मुताबिक आपको खोलना पड़ेगा। हाँ। अब एक दूसरा सवाल इनका है कि चूंकि यूएस में बेटी इनकी अब जॉब कर रही हैं, तो वहां पे जो आमदनी होगी उस पर टैक्स कहां चुकाना होगा, यूएस में या भारत में? देखिए, जब अगर ये एनआरआई हो चुकी हैं तो फिर तो यूएस के रिटर्न यूएस में फाइल होगी, और इंडिया में अगर कोई इनकम है तो इंडिया में फाइल होगी। अच्छा। पर यूएस की इनकम यूएस में फाइल होगी, ये बात पक्का है। और यूएस के जो लोकल टैक्सेस लगेंगे इनके ऊपर, वो इनको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर किसी इनकम पे लक्ष्मण डबल टैक्स लग भी रहा है, मान लीजिए यूएस में भी लग रहा है, इंडिया में भी लग रहा है,
तो भारत और यूएस की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है। चलिए अगले सवाल लेते हैं मनसुख लाल सोनी जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनी साहब नमस्कार जी। तो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें मेरा फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट एरिया का जी। अब वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है जी। तो अभी हमें नया मिलेगा 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट। अरे वाह। तो हम ये इनकम टैक्स के अंदर में अभी हमारी क्या लायबिलिटी रहेगी, नंबर 1। और नंबर 2, सोसाइटी डेवलपमेंट को 2 से 3 साल लगेंगे जी। तब तक हमें डेवलपर हमको रेंट देगा जी। तो रेंट भी क्या टैक्सेबल होगा क्या, ये मेरे सवाल है। मनसुख लाल जी, आपका जैसा नाम है खुश करने वाला, वैसे ही आपको हम खुशखबरी भी दे देते हैं। देखिए, आपने पहली बात पूछा कि जो रीडेवलपमेंट में जा रहा है, पहले तो मुबारक हो आपको, 1000 से बढ़कर 1500 कारपेट एरिया का लक्ष्मण इनको मकान मिलने वाला है, बड़ा मकान मिलने वाला है। तो 3 साल के अंदर अंदर अगर आपके रीडेवलपर साहब इसको बना देते हैं तो सेक्शन 54 के अंतर्गत बेनिफिट मिल जाता है। जो एक मकान आपने बेचा, दूसरा मकान आपने लिया, उसी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा और कोई कैपिटल गेन आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन इसमें खरीद बिक्री तो हो नहीं रही है, पर वो वैल्यूएशन के लिहाज से फिर भी देखा जाता है लक्ष्मण। पर क्योंकि बेचा और दोबारा पैसे तो इनसे ले नहीं रहा है, तो उसी में बराबर हो गया, तो सेक्शन 54 का बेनिफिट। और दूसरा सवाल मनसुख लाल जी ने पूछा कि वो इनको जब तक के लिए शिफ्ट करेगा कहीं और, तो बाकायदा इंसानियत के नाते रेंट भी दे रहा है। तो मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूं दूसरी, कि ये रेंट को लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट एंट्री ट्रीट किया जाता है और इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। पर एक चीज का ध्यान रखना होता है, मान लीजिए आप रह रहे हैं 25,000 रुपए महीने के मकान में और आपको डेवलपर्स आप दे रहे हैं 30-35 हज़ार, तो वो जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर बराबर हिसाब हो रहा है तो मनसुख लाल जी को कोई टैक्स इस पे नहीं देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मनसुख लाल जी कि आपका जो डेवलपर है बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब चूंकि अक्सर ऐसे मिलते नहीं है, जितने का आपका फ्लैट था उससे ज्यादा का तो कारपेट एरिया आप नए फ्लैट दे रहे हैं, ऊपर से आपको किराया भी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें लेकिन आपने 3 साल का एक पीरियड बताया कि 3 साल में पूरा हो जाना चाहिए। अगर 3 साल में पूरा नहीं होता हाँ, तब क्या होगा? तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर जो नए फ्लैट की वैल्यू है और जो पुराने फ्लैट की वैल्यू थी, उनका डिफरेंस निकाल के जैसा हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, फिर वो कैपिटल गेन आपके ऊपर लग जाए। तो मनसुख लाल जी क्या है, 3 साल में दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपका डेवलपर? 3 साल है ना जी, 3 साल में दे रहा है आपको, पोजीशन टू पोजीशन। जी, पोजीशन टू पोजीशन। जी, तो ये 3 साल में दे रहा है क्या? 3 साल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मनसुख लाल जी? हाँ जी, 3 साल में दे रहा है कि नहीं दे रहा है डेवलपर? क्या बोल रहा है, कब तक देंगे? हाँ, वो उनसे बात करेंगे अभी सरकार की। हाँ, उनसे बात करिएगा और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो मनसुख लाल जी तो बिल्कुल CNBC आवाज से संपर्क करिएगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किराए से होने वाली आमदनी पर कैसे बचाएं टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और चलते हैं मंगेश जी के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंगेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स एंड योर शोज। थैंक यू सो मच मंगेश जी। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने 2021 में 2 प्रॉपर्टीज परचेज की थी। ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी का कॉस्ट 50 लाख के ऊपर था। तो मुझको कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1% TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी वो भरने के लिए बोला था। ठीक है। तो मैंने वो अंडर सेक्शन TDS 194 IA तो वो मैंने भर दिया सर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके। ITNS 280 चलन भी मैंने जनरेट किया और मैंने सिलेक्ट किया था कि इनकम टैक्स अदर देन कंपनी। तो इस तरह से मैंने वो टैक्स भर दिया था। लेकिन अभी मुझको इंफॉर्मेशन मिली है कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कि पोजीशन के लिए मुझको वो प्रॉपर्टीज के उनको 26 QB करके कोई एक फॉर्म है जो उनको देना है। जब मैं इनकम टैक्स पोर्टल चेक कर रहा हूँ तो मुझको ये 26 QB फॉर्म वहाँ पे नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो इसके लिए क्या रेमिडिएशन पॉसिबिलिटी है कि भाई मेरे पास चलन है, कंफर्मेशन है, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट है, सब कुछ है, तो 26 QB कैसे हासिल करें? कोहली साहब। मंगेश जी, आपने थोड़ी सी इनसे त्रुटि हो गई कि जब आप TDS काटते हैं 194 IA के अंतर्गत तो 26 QB जनरेट होता है, उसी के साथ ही मंगेश जी चालान भी जनरेट हो जाता है। आपने क्या किया, ITNS 280 में जमा कर दिया। तो लक्ष्मण हुआ क्या है कि इनका जो टैक्स है वो गलत खाते में चला गया। आयकर के अंदर भी उन्होंने अपने इंटरनली खाते बनाए होते हैं।
तो इसलिए क्योंकि ITNS 280 में जमा किया आपने, ITNS 280 में मंगेश जी ना जमा होके वो 26 QB के ही उसी में चालान भी अटैच्ड होता है, उसी के साथ ही वो जमा हो जाना चाहिए था। तो अब क्योंकि अब इसके लिए एक ही हल है कि आपके जो एरिया का, आप शायद पुणे से हैं, आपके एरिया के जो असेसिंग ऑफिसर, आप उनके पास जाएं, उनके पास ये पावर है कि वो वहां से अमाउंट को रिट्रीव करके और आपके 194A में यानी 26 QB में उसको डाल दें। ये आपको अब इसमें करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई तरीका नहीं, क्योंकि टैक्स जा चुका है पर गलत खाते में चला। ऑनलाइन कोई तरीका नहीं है? ऑनलाइन ये नहीं हो सकता है। हमने कोई बहुत लोगों ने गलती करी, हमने ट्राई करके देखा, पर ऑनलाइन इसका कोई हल नहीं। मंगेश जी, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई, लेकिन तरीका है। आप चाहें तो वहाँ पे जाकर के अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन मामला है तो वो आपका पैसा सही अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, अब शो खत्म करने का समय हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा। कई लोग जो है किराए की वसूली के लिए कलेक्शन एजेंट रखते हैं, या फिर किराया जहाँ से आता है उसके लिए वसूलने के लिए कई सारे खर्च होते हैं। तो जानना चाहते हैं क्या इस खर्च को टैक्स डिडक्शन के तौर पे या टैक्स छूट के तौर पे क्लेम कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग जिनको किराए की इनकम आती है, लक्ष्मण, पूछते हैं कि क्या चीज़ इसमें, जैसे आपने कहा कलेक्शन एजेंट की, 3 सिर्फ चीज़ें मैं बता देता हूं जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा। एक तो आप म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट कर सकते हैं, दूसरा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन किराए की इनकम में से प्रावधान किया गया है, वो कर सकते हैं, और चौथा आप ब्याज सेक्शन 24 के अंदर जो आपने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट लिया है, इसके अलावा और कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं। एक साहब तो यहां आए कि उन्होंने सोसाइटी किराए पे मकान दिया हुआ था, कॉमन एरिया मेंटेनेंस उन्होंने किराए में से क्लेम कर दिया, वो नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें याद रखें, टैक्सेस और स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, इसके अलावा आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। चलिए, तो बिल्कुल साफ हो गया, कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इससे ज़्यादा कोई क्लेम करने की कोशिश मत करिएगा, वरना फिर नोटिस आएगा तो टैक्स गुरु भी शायद कुछ नहीं कर पाए। चलिए, फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख दीजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।